हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक BHDLA 137 के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एग्जाम के लिए कुछ ऐसे टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके जून एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ। सो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जून 2025 में भी हमने एक रिवीजन क्लास बनाया था, तो अगर आप चाहो तो उस क्लास को भी देख सकते हो सो दैट आपके मोर एंड मोर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। उसके अलावा एक और चीज़ क्या है कि अगर आपको अपना BHDLA 137 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर को परचेज करना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पे जा सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप लिंक पे जाओगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आप अपने फोन से भी इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना पेपर कोड सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल BHDLA 137 अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ तो मुझे इसका गेस्ट पेपर जून एग्जाम के लिए बाय पेइंग ₹49 मिल जाएगा। उसके अलावा अगर अभी आपके BA के बाकी के भी एग्जाम्स हैं जो बाकी हैं तो आप उनके लिए भी गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो। ठीक है। एंड काफ़ी सारी ना बच्चों की क्वायरीज होती हैं तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। एक व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जो कि स्कॉलरली माइंड्स टीम का नंबर है। आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में गाइस आपको संप्रेषण का अर्थ बताना है और संप्रेषण की जो पूरी प्रक्रिया होती है आप उसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि संप्रेषण का जो अर्थ है हम उसको समझें। तो संप्रेषण का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार, जानकारी, भावनाएं और संदेश को पहुंचाना। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है जो हम बातचीत करते हैं डेली लाइफ में एक दूसरे से, जिसके अंदर हम अपने विचारों को कोई जानकारी देते हैं या अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो जब सामने वाला व्यक्ति उस संदेश को सही तरीके से समझ ले तभी संप्रेषण सफल माना जाता है। तो दूसरे शब्दों में क्या कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों का, सूचनाओं का सही आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि संप्रेषण क्या होता है। अब यहाँ पे हम इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आपका क्रम वाइज होता है, क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। मतलब कि पहले इसमें एक प्रेषक होगा। प्रेषक वो व्यक्ति होगा जो किसी को कोई संदेश देना चाहेगा, यानी कि संप्रेषण की जो शुरुआत है वो प्रेषक से ही होती है जिसने यहाँ पे बोलना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे प्रेषक अपने विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से बदलेगा ताकि दूसरा जो व्यक्ति है वो उसके विचारों को समझ सके। फिर एंड देन वो क्या देगा, अपना संदेश देगा। सो जो बात या जानकारी भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। अब संदेश हमारा मौखिक, लिखित, संकेतों के रूप में कैसा भी हो सकता है। तो ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है। पहले प्रेषक आएगा, फिर संकेतीकरण होगा, संदेश होगा। अब जो आपका मैसेज है वो किसी न किसी माध्यम से जा रहा है, या तो आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो, या फिर आप आमने सामने बात कर रहे हो। तो माध्यम वो है जिस साधन से संदेश को भेजा जा रहा है उसे माध्यम कहते हैं। फिर आपका प्राप्तकर्ता, यानी कि जिस व्यक्ति के लिए संदेश भेजा जाता है वो प्राप्तकर्ता कहलाता है। एंड फिर वो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। जैसे यहाँ पे हमने एनकोड किया, सेंडर एनकोड करता है और रिसीवर आपका डिकोड यानी कि विसंकेतीकरण करता है। तो प्राप्तकर्ता संदेश को पढ़ता है, सुनता है, देखता है और फिर उसका अर्थ समझता है। तो इसी प्रक्रिया को विसंकेतीकरण कहते हैं। फाइनली अब वो क्या करेगा, संप्रेषण मेरा जब ही कंप्लीट होगा जब मेरा जो प्राप्त करता है वो मुझे प्रतिक्रिया भी दे दे। जैसे उत्तर देता है या अपनी राय बताता है तो उसे प्रतिपुष्टि कहते हैं। इससे पता चलता है कि संदेश सही तरीके से समझा गया या नहीं समझा गया, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं आता तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारा संदेश समझा गया या नहीं समझा गया। अब क्या होता है कि संदेश पहुंचाने में काफी सारी रुकावटें आ सकती हैं। शोर, नेटवर्क की समस्या, कठिन भाषा या गलत भाषा का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये भी एक पार्ट है, बाधाओं को दूर करना इंपॉर्टेंट होता है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसका अर्थ बताएंगे और फाइनली हम कह देंगे कि संप्रेषण केवल संदेश भेजना नहीं होता बल्कि संदेश का सही अर्थ सामने वाले तक पहुंचे और उसकी प्रतिक्रिया हमें मिले, इसे हम कहते हैं संप्रेषण।
फिर हमारा प्रश्न 2 है, जहाँ पे आपको उच्चरित यानी कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों की विशेषताएँ बतानी है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि भाषा के 2 रूप होते हैं, दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं। उच्चारित यानी कि जो मौखिक भाषा होती है, उसमें हम बातों को बोलकर बात व्यक्त करते हैं, यानी कि बातचीत, भाषण या चर्चा के माध्यम से करते हैं। उच्चारित भाषा को सीखना आसान होता है, बच्चा परिवार में रहता है, समाज में रहता है, या किसी विशेष पढ़ाई से वो बोलना सीख जाता है। और मौखिक भाषा समय के अनुसार, स्थान के अनुसार और लोगों के अनुसार क्या होती है दोस्तों, बदलती रहती है। तो मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है, इसको सीखना आसान होता है, जल्दी बदलती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हाव भाव का प्रयोग करना। तो बोलते समय चेहरे के भाव, हाथों के इशारे, आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, वो भी अर्थ को स्पष्ट करता है। तो भाषा, ये मौखिक भाषा आपकी जो है दोस्तों स्थायी नहीं होती। जो बात बोल दी जाती है वो वहीं समाप्त हो जाती है, उसके बाद उसे तभी सुना जा सकता है यदि उसे रिकॉर्ड किया गया हो। फिर आपकी आती है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा ऐसी है कि जो लिख दिया वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी वजह से जो लिखित भाषा होती है वो स्थायी होती है। लिखित भाषा में व्याकरण के विभिन्न नियमों का पालन करना जरूरी होता है। लिखते समय भाषा को शुद्ध और सही रखना आवश्यक है। दूर दूर तक ये भाषा पहुंचती है, पत्रों के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, समाचार पत्र, इंटरनेट, इन सब के माध्यम से लिखी हुई बातें कहीं भी भेजी जा सकती हैं। सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि जब मुझे लिखना है तो मुझे लिपि, व्याकरण, नियमित अभ्यास की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ लिखने के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विराम चिन्हों का प्रयोग करना। यदि मुझे विराम चिन्हों का प्रयोग करना नहीं आता तो मैं लिखित भाषा में कभी भी अच्छा नहीं कर पाऊंगी परफॉर्म। तो लिखित भाषा में अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक जैसे विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा दैनिक बातचीत के लिए अधिक उपयोगी है, जबकि लिखित जो भाषा है वो ज्ञान को सुरक्षित रखने और दूर तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, लिखित भाषा क्या है, ज्ञान को सुरक्षित रखने और दूर तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम है। फिर आपके मुद्रित माध्यमों की भाषा है। तो मुद्रित माध्यम आपके वो माध्यम होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपका समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पोस्टर, पैम्पलेट, विज्ञापन, ये सारे आपके मुद्रित में आते हैं। इनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। समझ रहे हो, मुद्रित में क्या होना चाहिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सके, क्योंकि हम मुद्रित माध्यम को पढ़ते हैं। इसमें आपके समाचार पत्र आ जाते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आपकी बुक्स, पोस्टर, पैम्पलेट, विज्ञापन, एवरीथिंग। तो मुद्रित माध्यम की भाषा में क्या क्या होता है, भाषा इसकी सरल होती है, यानी कि इसकी भाषा आसान होती है, सामान्य लोगों की समझ में आने वाली होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री आज जयपुर में रोड शो करेंगे, तो ये सरल भाषा है, सिर्फ पढ़ा और समझ में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम शब्दों में पूरी बात कहना। तो मुद्रित माध्यमों में जो भाषा है वो संक्षिप्त होती है। दिल्ली में भारी बारिश, कई सड़कें जलमग्न, तो ये हमने जलमग्न शब्द का यूज कर दिया, तो ये भाषा मैंने संक्षिप्त कर दी है। मैं कह सकती थी कि दिल्ली में भारी बारिश हुई जिसके कारण सड़कों पर बहुत सारा पानी भर गया। तो इतना बड़ा सेंटेंस ना बोलकर मैंने सिंपली संक्षिप्त भाषा का प्रयोग किया है, और मुद्रित भाषा के अंदर आपका संक्षिप्त भाषा का प्रयोग ही किया जाता है। फिर आपकी भाषा स्पष्ट होती है। तो भाषा ऐसी होती है जिससे पाठक को तुरंत समझ में आ जाता है। कल सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, ये विषय के अनुसार बदलती है। इसमें शानदार जो जीत है वो भारत ने शानदार जीत दर्ज की, तो ये विषय के अनुसार बदल गई है। मतलब खेल में यूज होने वाली, व्यापार में, राजनीति में, मनोरंजन में जो भाषा यूज हो रही है मुद्रित माध्यमों में, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। डिफरेंस इन द सेंस मैं कह सकती हूँ कि शब्दों के प्रयोग में थोड़ा सा अंतर हम देख पाते हैं। जैसे कि सोने की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई, ये व्यापारिक भाषा हो जाएगी। यही उदाहरण आप खेल का दे सकते हो। और मुद्रित माध्यमों में विज्ञापनों की जो भाषा है वो थोड़ी अलग होती है, यानी कि उसमें भाषा में आकर्षण होना आवश्यक है। विज्ञापनों में छोटे, याद रहने वाले और प्रभावशाली वाक्य लिखे जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या करते हैं, व्यक्ति के मन में अपनी छाप छोड़ देते हैं, व्यक्ति को याद रह जाते हैं। घड़ी का मोस्ट फेमस डायलॉग वी ऑल नो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, या ठंडा मतलब कोका कोला। तो ऐसे लोगों को चीजें याद रहती हैं। तो मुद्रित माध्यमों की भाषा कैसी है दोस्तों, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। जो हमारे मुद्रित माध्यम है इनकी भाषा है सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त, आकर्षक और व्याकरण की दृष्टि से सही होनी चाहिए। व्याकरण इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है,
कम शब्दों में अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी को पहुंचाना ही आपके मुद्रित जो भाषा है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, जहां पे हमें आंगिक भाषा का अर्थ स्पष्ट करना है और आंगिक भाषा के जो विभिन्न रूप हैं हम उनका वर्णन करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि आंगिक भाषा का आखिर मतलब क्या होता है। आंगिक भाषा आपकी वो भाषा है जिसमें हम बिना बोले, ठीक है, मैं बिना बोले ही अपने शरीर के अंगों, चेहरे के भाव, हाथों के इशारों और आंखों के माध्यम से अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करूंगी। दैट इज अमौखिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपका आता है मुस्कुराना, सिर हिलाना, किसी से हाथ मिलाना, आंखों से इशारा करना। तो आंगिक भाषा के विभिन्न जो आपके रूप हैं उसमें क्या क्या होता है, आपके मुख की जो मुद्रा है, ठीक है, आपके जो चेहरे के भाव हैं वो हमारे मन की स्थिति को बताते हैं। जैसे मुस्कुराना खुशी को दर्शाता है, भौहों को चढ़ाना गुस्सा और उदास चेहरा दुख को दर्शाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, आपके जो मुख की मुद्रा है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपका आई कांटेक्ट यानी कि चक्षु संपर्क इंपॉर्टेंट होता है। बात करते समय आंखों का संपर्क आत्मविश्वास और ईमानदारी को दर्शाता है, यानी कि सामने देखकर हम बात कर रहे हैं तो वो आत्मविश्वास दर्शाता है, दूर देखकर कर रहे हैं तो झिझक और डर दर्शाता है। तो इंपॉर्टेंट होते हैं आंगिक भाषा में मुख की मुद्रा, चक्षु का संपर्क, शारीरिक भंगिमा, हमारा पोस्चर कैसा है, बैठने, खड़े होने, चलने का तरीका बहुत कुछ हमारा बताता है। सीधे खड़े होना आत्मविश्वास को, झुक कर खड़े होना उदासी और थकान को। फिर आपके हस्त संकेत होते हैं यानी कि जेस्चर्स, जैसे हम किसी से हाथ मिलाकर नमस्ते कर रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्पर्श करना, इसमें गले लगना, पीठ थपथपाना। तो ओवरऑल जो आंगिक भाषा है वो संप्रेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होती है, इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार बिना बोले भी हम अपने भाव और विचार आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वहां पे आंगिक भाषा का काम होता है। फिर आपका रिपोर्ट होता है, प्रतिवेदन की भाषा। रिपोर्ट या प्रतिवेदन क्या है, जब मतलब कोई घटना हो जाती है ना, जैसे मतलब उसके बाद ये रिपोर्ट लिखा, प्रतिवेदन लिखा जाता है, तो ये आपका ओवरऑल भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में होता है। तो रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य, जांच या स्थिति की सही और पूर्ण जानकारी को लिखित रूप से प्रस्तुत करना है। क्या करना है, पूरी जानकारी को लिखित रूप से प्रस्तुत करना है। तो रिपोर्ट का उद्देश्य है संबंधित व्यक्ति या अधिकारी को सही जानकारी देना ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। रिपोर्ट की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि रिपोर्ट सच्ची होती है, रिपोर्ट केवल वास्तविक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होती है, इसमें कल्पना या झूठ के लिए कोई स्थान नहीं होता। रिपोर्ट की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट की भाषा आसान और साफ होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। भाषा संक्षिप्त होती है, केवल आवश्यक बातें लिखी जाती हैं, अनावश्यक विवरण नहीं होगा। निष्पक्ष इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हुआ है वही लिखा जाएगा, क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाएगा ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। और इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई समस्या पे रिपोर्ट लिखी है तो समाधान भी देना पड़ता है। तो एक जो अच्छी रिपोर्ट है वो हमेशा सच्ची होगी, स्पष्ट होगी, संक्षिप्त, निष्पक्ष और क्रमबद्ध होती है। हमारा अगला प्रश्न है जहाँ पे हमें सृजनात्मक लेखन पे बात करनी है। तो सृजनात्मक लेखन समझते हो, जैसे कोई कविता हो गई, कहानी हो गई, जिसमें मतलब जो राइटर है ना उसने अपनी कल्पना का, अपने अनुभव और भावनाओं का के आधार पर एक जो मतलब एक रोचक रचना की है लेखक ने, तो ये आपका सृजनात्मक लेखन होता है। अब इसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक ये सारे आ जाते हैं जिसमें राइटर ने क्या करा है, अपनी इमेजिनेशन, अपने एक्सपीरियंसेस का वर्णन किया है। तो सृजनात्मक लेखन में क्या क्या होता है गाइस, मौलिकता होती है, तो रचना नई और लेखक के अपने विचारों पर आधारित होती है। कल्पनाशीलता होती है, लेखक अपनी कल्पना का उपयोग करके रचना को सुंदर और रोचक बनाता है। ठीक है, तो सृजनात्मक लेखन में क्या क्या होता है, मौलिकता यानी कि रचना नई होती है और लेखक के अपने विचारों पर आधारित होती है। कल्पनाशीलता होती है, भावनात्मकता होती है, पाठक के मन को छूती है। भाषा इसमें सुंदर है, सरल, प्रभावी, आकर्षक, इसमें कई अर्थ होते हैं। तो अच्छी रचना को अलग अलग लोग अपनी समझ के अनुसार अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो सृजनात्मक लेखन लेखक की कल्पना, भावनाओं, रचनात्मक सोच का सुंदर रूप होता है।
फिर आपका प्रश्न 7 है, जिसके अंदर गाइज हम वैयक्तिक लेखन पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लेखक है वो अपने जो उसके अनुभव है, लेखक के अपने लाइफ के अनुभव को सरल और आत्मीय रूप में प्रस्तुत करता है। तो वैयक्तिक लेखन वह लेखन है जिसमें लेखक अपने जीवन, अनुभवों, भावनाओं और विचारों के बारे में लिखता है। वैयक्तिक लेखन की विशेषताओं में आपका डायरी लेखन आ जाता है, जिसमें आप रोज की घटनाओं, अनुभवों, भावनाओं को तिथि के साथ लिखते हो, वो डायरी हो गया। फिर आपकी आत्मकथा हो गई, अगर कोई लेखक अपनी पूरी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में कहानी लिखता है तो वो उसकी जीवनी आत्मकथा होती है। संस्मरण होता है कि जब हमारे जीवन में कोई विशेष घटना हुई, ठीक है, या मैं किसी व्यक्ति के बारे में या अपने पुराने किसी अनुभव को याद करके लिखती हूँ तो वो संस्मरण कहलाता है। मित्रों, माता पिता, रिश्तेदारों को लिखे गए पत्र वैयक्तिक लेखन का भाग है। किसी स्थान की यात्रा के दौरान हुए अनुभवों और देखी गई बातों का वर्णन आपका क्या कहलाता है? यात्रा वृतांत कहलाता है। तो वैयक्तिक लेखन लेखक के जीवन, अनुभव, भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। इसकी प्रमुख विधाएं यही सब है, डायरी, यात्रा वृतांत एक्सेट्रा। फिर आपका आत्मकथा पे प्रश्न है। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा वो रचना है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी स्वयं लिख रहा है। इसमें वो अपने जीवन के अनुभव, संघर्ष, उसने क्या पाया, क्या खोया, यादगार घटनाएं, वो सब लिखता है। आत्मकथा में जो शैली है वो मैं की शैली होती है, क्योंकि लेखक अपने बारे में खुद से लिख रहा है। यह जीवनी से अलग है। जीवनी क्या है? जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा हम स्वयं, जो लेखक है वो खुद लिखता है अपनी लाइफ के बारे में। जैसे महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग एक प्रसिद्ध आत्मकथा है, और एक अच्छी आत्मकथा में लेखक अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी गलती और कमजोरी भी बताता है। आत्मकथा की भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं? इसकी भाषा आत्मीय होती है। मैं, मेरा, मुझे ऐसे शब्द होते हैं। सरल और सहज भाषा होनी चाहिए और सच्ची और ईमानदार। आत्मकथा की भाषा आसान, स्वाभाविक होती है ताकि हर पाठक उसको समझ सके। लेखक अपने जीवन की घटनाओं को बिना छिपाए सच लिखेगा। यही आत्मकथा की विशेषता है। भावपूर्ण भाषा होनी चाहिए, तो लेखक अपने सुख दुख, संघर्ष, खुशी, ये सब बताएगा। प्रभावमयी होनी चाहिए। और ओवरऑल आत्मकथा एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन की कहानी स्वयं लिख रहा है। इसकी भाषा सरल है, आत्मीय है। इसी कारण आत्मकथा पाठकों को क्या देती है दोस्तों? प्रेरणा देती है। ठीक है, फिर हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं, जिसमें आप दृश्य माध्यमों में इस्तेमाल होने वाली भाषा के बारे में बात करोगे। तो दृश्य माध्यम वो है जिसमें हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। टीवी, सिनेमा, विज्ञापन, पोस्टर, यूट्यूब वीडियो, एवरीथिंग इज दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यम की भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती है, इसमें चित्र होते हैं, ध्वनि होती है, हाव भाव भी होते हैं। तो दृश्य माध्यम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? जैसे कि इसमें जो दृश्य है, जो बात चित्रों से दिखाई जा रही होती है उसे शब्दों में बार बार नहीं बताया जाता, इसलिए भाषा छोटी और सीधी होती है। ठीक है, दृश्य प्रधान होती है और क्या होती है गाइस? संक्षिप्त होती है। जो बात चित्रों में दिखाई जा रही होती है, चित्रों में, उसे शब्दों में बार बार नहीं बताया जाता है। यदि टीवी पर बाढ़ का दृश्य दिखा जा रहा है तो एंकर केवल इतना कहेगा, बाढ़ का कहर जारी, राहत कार्य तेज। बाकी स्थिति जो दर्शक है वो खुद टीवी पे देख रहे हैं। अब भाषा बोलचाल की होगी, सरल होगी। तो दृश्य माध्यम की भाषा ऐसी होती है जिसे हर वर्ग का व्यक्ति आसानी से समझ सके। इसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि अरे भाई तुम तो बहुत दिन बाद मिले, या स्थिति बहुत गंभीर है। इस टाइप के सिंपल वर्ड्स होंगे। और दृश्य माध्यम में केवल शब्द ही नहीं बल्कि चेहरे के भाव, आंखों के इशारे, हाथों के इशारे, हरकतें, रंग वगैरह एक संदेश देते हैं। जैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशी, लाल रंग खतरा, बिना बोले आंखों से इशारा, प्रेम या नाराजगी। तो दर्शकों का ध्यान रखने के लिए संवाद, आवाज में उतार चढ़ाव, एक बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है ना वो भी लगाया जाता है, ताकि दर्शकों में क्या रहे? उत्सुकता रहे। क्या सच सामने आएगा? जानिए आज रात 9 बजे। तो इस तरीके से दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए संवाद, आवाज का उतार चढ़ाव और क्या होता है इस बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। तो विज्ञापनों का आकर्षक भाषा है, दाग अच्छे हैं, दिमाग की बत्ती जला दे, इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज होता है। तो टीवी और डिजिटल विज्ञापनों में छोटे, याद रहने वाले, प्रभावशाली वाक्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे वाक्य लोगों को आसानी से याद रह जाते हैं। तो फिर आपका फाइनली निष्कर्ष आ जाएगा। तो दृश्य माध्यमों की भाषा कैसी है गाइस? सरल है, संक्षिप्त है, आकर्षक है।
और साथ ही साथ हमें कैसी लगती है, प्रभावशाली भी लगती है। हम सभी टीवी देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, हमें पता है कि इसके अंदर शब्द, चित्र, ध्वनि, रंग, हाव भाव सब मिलकर एक संदेश दे रहे हैं और ऐसा संदेश जो वो जल्दी से हमारे पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण दृश्य माध्यम आज संप्रेषण का सबसे प्रभावी माध्यम बन गया है। फिर आपको बताना है जनसंचार के माध्यमों का स्वरूप। तो जनसंचार माध्यम का अर्थ क्या होता है? जनसंचार माध्यम वे साधन हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति या संस्था अपनी सूचना, विचार या संदेश एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, क्या है? जनसंचार माध्यम वे साधन हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति या संस्था अपनी सूचना, विचार या संदेश एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाते हैं। मतलब कि बड़े लेवल पे जब हम जानकारी को पहुंचा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं, उनका मनोरंजन कर रहे हैं। तो जनरल जो मेरे जनसंचार के माध्यम है उसमें समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा ये सब आ जाता है। इसमें इनकी पहुंच व्यापक होती है, मतलब कि जो सूचना है वो लाखों लोगों तक एक साथ पहुंचाई जा रही है। ये माध्यम लोगों तक देश विदेश की नई और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं। शिक्षा का एक इसमें माध्यम है, तो जनसंचार माध्यम शिक्षा और ज्ञान बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम, ऑनलाइन कक्षाएं इसमें इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इनकी पहुंच कैसी है? व्यापक है। सूचना का प्रमुख माध्यम होते हैं ये, शिक्षा का माध्यम होते हैं, मनोरंजन का भी माध्यम होते हैं। ठीक है, जैसे टीवी में सीरियल्स आते हैं, फिल्में आती हैं, तो वो मनोरंजन का माध्यम है। आप ऑनलाइन कक्षा ले रहे हो तो शिक्षा का माध्यम बन गया। जन जागरूकता फैलाते हैं, जो भी अभियान, टीकाकरण के अभियान हो गए, जनमत का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। तो जनसंचार माध्यम समाज के लोगों की सोच, उनके विचारों को प्रभावित करते हैं तथा जनमत बनाने में भूमिका निभाते हैं। चुनावों के समय समाचार, बहस और जो भी विशेष कार्यक्रम है वो सब इसके अंतर्गत आता है। न्यू टेक्नोलॉजी पर ये आधारित होते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे हम देखते हैं काफ़ी कुछ नया जनसंचार के माध्यम ही है, वो भी तकनीक पर ये आधारित है। ओवरऑल जनसंचार का जो माध्यम है वो आज के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जन जागरूकता का एक प्रभावी माध्यम है और आधुनिक तकनीक के कारण जो इनकी पहुंच है और इनका जो उपयोग है वो लगातार टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है, जिससे समाज और देश के विकास में इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और जो हमारे ओल्डर वीडियोस हैं जो कि हमने जून सेशन 2025 में अपलोड किए थे या फिर दिसंबर 2025 में अपलोड किए थे, आप उन रिवीजन क्लासेस को भी देख सकते हो। वहाँ से बाकी के बचे हुए जो आपके क्वेश्चंस हैं आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों को पढ़ के जाओ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप आंसर राइटिंग अच्छी करके आओगे तो।